तो देश के बहस में आपका एक बार फिर स्वागत है। हम बात कर रहे हैं भारत की अध्यक्षता की यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की। पहली बार ऐसा हुआ है कि भारतीय प्रधानमंत्री ने यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की अध्यक्षता की है। लेकिन इस बीच विपक्ष ये भी सवाल उठाता रहा है कि मोदी जी विदेश तो जाते रहे हैं, लेकिन पड़ोसियों से हमारे संबंध खराब हैं। बदलती हुई वैश्विक व्यवस्था में हमारी जगह बहुत अच्छी नहीं है। क्या ऐसा सच है? इसी पर बात करने के मेरे साथ कई सारे खास मेहमान जुड़े हुए हैं। मेरे साथ सुशांत सरीन साहब हैं, जाने माने डिप्लोमेटिक मामलों के एक्सपर्ट हैं, सीनियर फेलो हैं ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन के। RSN सिंह साहब हैं, अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा के जाने माने एक्सपर्ट हैं। गोपाल कृष्ण अग्रवाल हैं, बीजेपी के प्रवक्ता हैं। इरफान हफीज लोन है, पॉलिटिकल एनालिस्ट है। विवेक श्रीवास्तव हैं, लेफ्ट के नेता हैं। और डॉक्टर अजीज खान हैं, समाजवादी पार्टी के नेता हैं। लेकिन सबसे पहले मैं चलूंगा श्री निकेतन मिश्रा, मेरे दर्शक वाराणसी से जुड़ रहे हैं। श्री निकेतन, क्या कहेंगे? क्या आपको लगता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत की विदेश नीति कमजोर हुई है? दीपक जी नमस्कार। दीपक जी नमस्कार। हेलो, नमस्कार, बोलिए श्री निकेतन जी। श्री निकेतन जी, मैंने पूछा कि मोदी जी के नेतृत्व में क्या विदेश नीति मजबूत हुई है या कमजोर? बताइए। नहीं, बहुत मजबूत हुई है विदेश नीति। और माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में आज जिस तरह से यूएनएससी में अपने देश ने अध्यक्षता की है, माननीय प्रधानमंत्री जी ने आज संयुक्त राष्ट्र में अध्यक्षता करते हुए पूरे विश्व का नेतृत्व किया है। वो भी ऐसे मामले पर जिसपे विश्व की महाशक्तियां हमेशा किनारे रखने के लिए निरंतर प्रयासरत रहती थी। समुद्री रास्ते तो जो एक विवाद का बहुत बड़ा विषय था दीपक जी, सब लोग जानते हैं, पूरी दुनिया जानती है कि समुद्री रास्तों पे महाशक्तियों का वर्चस्व रहता था। लेकिन आज प्रधानमंत्री जी ने जिस तरीके से 5 सिद्धांतों के द्वारा विश्व को एक मार्ग दिखाया है, उसकी जितनी सराहना की जाए कम ही होगी। क्योंकि हम सनातनी लोग हैं, सनातनी संस्कृति है, बसते कुटुंबकम को मानने वाले हैं। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया मिश्रा जी, आपके लिए मेरे पास वक्त इतना ही था। सीधे चलता हूं सुशांत सरीन जी के पास। सुशांत सरीन जी, आपने दोनों तरफ के तर्क सुने। मैं आपसे कोई राजनीतिक सवाल नहीं करूंगा, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 7 साल की इस विदेश नीति को आकलन आप किस तरीके से करते हैं? यार, मिक्स्ड बैग है। कई चीजों में उपलब्धियां हुई हैं, कई चीजों में शायद जितनी उपलब्धि होनी चाहिए थी उतनी नहीं हुई। लेकिन मेरे ख्याल जब विपक्षी दल एक आलोचना करते हैं, उनका अधिकार है, लेकिन अगर उसका कोई बेसिस हो या कोई औचित्य हो फिर तो बात मत समझ में भी आती है। अब मनमोहन सिंह थे, 10 साल वो प्रधानमंत्री रहे, नेपाल का एक दौरा नहीं किया। मोदी जी ने आते ही, अभी बात हो रही थी कि पड़ोसियों के साथ आपने अपने रिश्ते बढ़ाए नहीं, आते ही नेबरहुड फर्स्ट की पॉलिसी का बात की। नेपाल गए, बांग्लादेश गए, तमाम खित्ते में जितने देश थे उन सब की या तो उनको लोगों को बुलाया या वहां पर विजिट किया। अब अगर उनकी अपनी कुछ राजनीतिक मजबूरियां थी उन देशों में, या उधर अपनी कोई एक राजनीतिक एक उठक पटक हो रही थी जिसके तहत वो भारत के खिलाफ निशाना साधने की कोशिश कर रहे थे उसमें से कुछ लोग, तो उसमें मोदी जी को दोष देना तो मेरे ख्याल वो कोई अकल की बात नहीं है। नेपाल की अगर आप बात करें तो राजीव गांधी प्रधानमंत्री थे जब पहली बारी आपने नेपाल की बॉर्डर को सील किया था, तो राजीव गांधी की विफलता थी। राजीव गांधी ने जो कुछ किया ये सोच के किया कि भारत के इंटरेस्ट उसमें है, और उस समय भी नेपाल जो था चाइना के साथ फ्लर्ट कर रहा था, राजीव गांधी जी ने ये काम किया। अगर श्रीलंका में उन्होंने फौजें भेजी राजीव गांधी जी ने, तो वो और उस समय रिश्ते काफी खराब हो गए थे श्रीलंका के साथ, लेकिन उन्होंने इसलिए किया क्योंकि उनको ये महसूस हुआ कि भारत के हित उसमें बेहतर होंगे। अब वो हुए या नहीं हुए वो एक अलग बहस है, लेकिन कोई भी नेता अगर कोई कदम उठाता है, और अगर उठाता है, मनमोहन सिंह जी ने तो नेपाल जाने गवारा ही नहीं किया ना, लेकिन अगर कोई नेता उठाता है तो हम तो ये मान के चलना चाहिए कि वो भारत के हित के कदम उठाता है, भारत के हितों को नुकसान पहुंचाने के नहीं उठाता। जहां तक बात रही कि भाई जो समुद्र में, अब जैसे विवेक जी कह रहे थे कि भाई पहले आप अपना घर तो ठीक करें, बिल्कुल बात ठीक है, अपना घर ठीक करें, लेकिन अपना घर ठीक करते करते बाकी जो हमारा पड़ोस है उसको इतना भी ना निग्लेक्ट करें। अपना घर तो ठीक हो जाए, लेकिन जिस खित्ते में आप रहते हैं वहां पर ऐसा बिगाड़ आए कि आप कहीं के ना रहे।
तो आपको दोनों चीजें साथ साथ लेकर चलनी पड़ती हैं। और फाइनली गुटनिरपेक्षता के हमारे को बयान तो बड़े हमने सुने हैं, लेकिन जब 62 का जंग हुआ विवेक जी के बड़े मित्र देश जो है चीन, उनके साथ, तो फिर गुटनिरपेक्षता उससे कहा गई जब नेहरू जी भागे भागे अमेरिका बहादुर के पास गए थे कि भाई हमारे को असला दें, हमारी मदद करें, आके हमारे को कुछ हमारा समर्थन करें। उस समय गुटनिरपेक्षता कहां गई थी? जब 1971 में आपने पाकिस्तान के साथ लड़ाई लड़नी थी, अमेरिका ये रूस के साथ आपने समझौता तय किया था, उस समय गुटनिरपेक्षता कहां गई थी? अच्छे स्लोगन है गुटनिरपेक्षता के, नॉन अलाइनमेंट के, स्ट्रैटेजिक इकोनॉमी के, लेकिन व्हेन पुश कम्स टू शव आपको फिर वो वाले अलायंसेस बनाने पड़ते हैं। और जो भी देश का नेता होता है वो अलायंसेस देश के हित के लिए बनाता है। अभी तक तो मुझे कोई भारत के प्रधानमंत्री गद्दार बनते हुए नजर नहीं आया। गलतियां हुई होंगी, पहले भी हुई होंगी, कुछ गलतियां मोदी जी से भी हो सकता होंगी, कुछ उपलब्धियां पहले भी थी, कुछ उपलब्धियां अभी भी हैं। ऐसे ही विदेश नीति चलती है। आप कई चीजों में कोशिश करते हैं, कोशिश कई बारी कामयाब होती है, कई बारी नहीं कामयाब होती। पाकिस्तान के साथ कोशिश की ना उन्होंने, जब नवाज शरीफ को बुलाया 5 बारी कोशिश की कि पाकिस्तान बातचीत को आगे बढ़ाया जाए। हर बारी कभी पठानकोट हो जाता था, कभी उरी पे हमला हो जाता था, कभी कुछ हो जाता था। अब आप ये बोले, जैसे विवेक जी शायद बोलते हैं कि जी अगर आपको एक जगह चपेट पड़ी तो दूसरा गाल आगे कर दीजिए, फिर वहां पर भी चपेट खा लीजिए। अब मोदी जी उस नीति पे नहीं चलते, अब उस पे अगर उनकी आलोचना करनी है तो आपकी मर्जी है। नहीं, वो खाते रहते हैं। ओ भाई, विवेक जी खाते रहते हैं, मुझे लगता है हाथ में ताकत भी होनी चाहिए। खाते रहते हैं भाई। कल आपको कोई मारता है तो दूसरा गाल आगे कर देते हैं। और दूसरी बात मुझे बताइए, एक सवाल का जवाब दीजिए, एक सवाल का जवाब दीजिए। आपने कहा कि पड़ोसियों से हमारे संबंध ठीक नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, एक मिनट सुनिए ना मेरा सवाल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने शपथ ग्रहण में सबसे पहले किसको बुलाया था? सार्क देश के नेताओं को। क्यों बुलाया था? पड़ोसियों से संबंध सुधारने के लिए। जी 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 जी, अब आप सुने सर। पहली चीज़ है, देखिए सिर्फ कॉस्मेटिक जेस्चर्स से और इनविटेशन से, मीटिंग से और डिनर से आपकी फॉरेन पॉलिसी सक्सेसफुल नहीं होती है। इट टेक्स मच मोर। आज आपको ये बात माननी पड़ेगी सुशांत भाई, हमारा देश उतना अच्छा नहीं कर रहा जितना देश के टुकड़े करवा लीजिए, पाकिस्तान आपका सबसे अच्छा मित्र बन जाएगा। आप सर 10 मिनट 10 सेकंड, अरे भाई आप 10 सेकंड जरा बोलने दे आप मेरे को सर। आप इकोनॉमिकली बहुत डाउन हैं, आप मैन्युफैक्चरिंग में सर उतना अच्छा नहीं कर रहे जितना चाइनीज या बहुत से अच्छे देश इंक्लूडिंग यूरोपियन देश कर रहे हैं। फैक्ट्रियां आपकी चल नहीं रही, नोटबंदी और जीएसटी के बाद आपका बुरा हाल है। सर आप सुनिए पहले, अरे सर आप पहले मेरी बात सुनिए। दीपक पड़ोसियों से संबंध सुधारने की कोशिश नहीं की प्रधानमंत्री जी ने। नहीं, यू आर इंटरप्टिंग मी। ओ मेरे भाई दीपक चौरसिया जी, 20 सेकंड तो दे दो। गोल पोस्ट क्यों चेंज करते हैं? अब मैन्युफैक्चरिंग पर आ गए, बात हमारी डिप्लोमेसी में हो रही है। 20 सेकंड दीजिए ना सर। सर आप स्ट्रांग नहीं है, इसलिए आप कमजोर हैं। आपकी एक करप्ट सोसाइटी है, आप नहीं फेस कर सकते चाइना को, आप नहीं फेस कर सकते अमेरिका को। यू आर करप्ट बाय नेचर। एक ट्रैफिक पुलिसमैन से लेकर के डीडीए में बैठा हुआ अफसर करप्ट है, ग्रेटर नोएडा की अथॉरिटी में बैठा हुआ अफसर करप्ट है, रेलवे टिकट चेकर करप्ट है आपका, मैन्युफैक्चरिंग आपकी जीरो है, एजुकेशन आपकी महंगी है। करप्शन कहाँ गया? इंस्टीट्यूशन ऑफ मैनेजमेंट की फीस भाई हम चाइना से मुकाबला नहीं कर सकते। हम स्क्वायर पर, हम किसी स्क्वायर पर लोगों को गोलियां नहीं मार सकते। चपेट हम गोलियां नहीं मार सकते अपने नागरिकों को। विवेक जी बात तो जी, चपेट हम अपने नागरिकों को गोलियां नहीं मार सकते। आपके हाथ में हम मुसलमानों को सुअर नहीं खिला सकते। आपके हाथ में दीपक भाई, सर सुनिए मेरी बात, चपेट मारने के लिए सुशांत भाई ताकत चाहिए हाथ में। पहले ताकतवर बनो, पहले डेवलप करो अपने को। अच्छा, पहले बनो इस लायक कि चैलेंज कर सको। अच्छा विवेक ऐसे है, सुधार नहीं सके, इकोनॉमी आपकी जा चुकी है ना। विवेक ऐसे है, इंस्टीट्यूशन ऑफ मैनेजमेंट की फीस 20 लाख के ऊपर है। की आइडियोलॉजी आपकी है, उन नीतियों पे चल के तो चाइना भी जो था भारत से भी वो था। या तो आप बोले कि आप कम्युनिस्ट नहीं है और कम्युनिज्म को आप त्याग रहे हैं, तो भारत तो बहुत प्रोग्रेस करेगा। ये तो सोशलिज्म ने भारत की जो करते वाट लगाई है, आपके सोशलिज्म ने। पहली बात तो कैपिटलिस्ट हो दूसरी चुके हैं ना। चीज, अगर आपका देश तो कैपिटलिज्म फॉलो कर रहा है और आप फेल हैं। तो जितनी चीन आप तो में फेल जो हैं करप्शन सर। का लेवल है ना, आपकी इकोनॉमी तो फेल्ड है सर आज। आप तो औनी पौनी दामों की करप्शन करते हैं। अरे चीन में जो करप्शन होती है बड़े मोटे लेवल की होती है। आर यू अब आप रहने एनीवेयर नियर दीजिए अ ना, वर्ल्ड पार्ट टुडे? आपके जो चीनी कम्युनिस्ट भाई हैं
जो फेरारी चलाते आप हैं, क्या वर्ल्ड उनका पावर हैं बाप आज? लेके गया था उनको क्या फेरारी। वर्ल्ड पावर वो हैं, चोरी सर? के पैसे चलाते हैं ना फेरारी और सर पोर्शे आप और मुझे पता नहीं बात क्या बता क्या। दीजिए, आप फिजूल की बात मत IIT करा और करो इंडियन यार। इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट अरे की बाबा, फीस क्या रहने एक दो गरीब ना, घर का लड़का इंडियन दे सकता इंस्टीट्यूट ऑफ है? मैनेजमेंट की बातें मत करो ना, This आप has मत become करो a ना। country for the आप तो rich. कम्युनिस्ट हो, आपको नहीं नहीं, मैनेजमेंट मैं का क्या बिल्कुल पता? करूंगा सर, आई टॉक ऑफ इट। आपको मैनेजमेंट का कुछ कख नहीं पता यार। आप हमारे कम्युनिस्ट टाइम लोगों पे को 20 क्या साल पता? पहले आपने इंजीनियरिंग आज करते तक एक दुकान थे, तक नहीं सस्ते में चलाई। होती थी। आप अपनी एक बड़ी मैंने क्यों नहीं पता बहुत सर? अजीब सी इस दुकान देश में चलाते गरीब हैं को न्याय जिससे मिल आप नहीं रहा अपना है। रोजी रोटी कमाते आपने हैं। गरीब को और आप गरीब छोड़े कर ना दिया। ठीक है, बाबा। मुझे अमीरों यही को आप रोकना और पड़ेगा। अमीर कर रहे हैं। अफसोस आज और आप हमारे कह रहे हैं मंच वर्ल्ड से पावर जा रहे हैं, उसका आज पटना ज्यादा बैठ गया। ब्रेक से, लेकिन गोपाल अग्रवाल जी आपकी जरूरत नहीं पड़ी आज। देखिए विवेक श्रीवास्तव खुद अपने आप से निपट लिए और मैं अगली बार से कैंपेन चला रहा हूं, नेक्स्ट अपोजिशन कैंडिडेट फॉर पीएम विवेक श्रीवास्तव, क्योंकि सबसे बढ़िया विजन उनका है। क्यों गोपाल जी, चलेगा अगली बार? अरे भाई बिल्कुल बिल्कुल, ये तो सब चीज यही करेंगे। आज चर्चा हो रही है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में भारत का। ठीक है, मैं यहीं पे रुकता हूँ। उस पे। यूएनएससी की अध्यक्षता करना क्या भारत की विदेश नीति की सफलता है? लोगों का जवाब एक बार देख लेते हैं, क्या कहता है हमारा वोटिंग मीटर, क्या कहता है, जल्दी से देख लेते हैं, फिर ब्रेक लेते हैं। जल्दी से दिखाइए फटाफट। 95% कहते हैं हाँ और 5% कहते हैं नहीं। आप तमाम लोगों का इस बहस पे जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। फिलहाल एक ब्रेक, लेकिन न्यूज नेशन पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।